चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पूर्वी अंटार्कटिका में नए अनुसंधान केंद्र मैत्री सेकंड की स्थापना को मंजूरी दी। तो ये भारत का चौथा अनुसंधान केंद्र होगा। उम्मीद है कि ये जनवरी 2029 तक काम करने लगेगा। इसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा से संचालित हरित अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। साथ ही यह स्वचालित उपकरणों से भी लैस होगा। अंटार्कटिका क्षेत्र का महत्व, तो विश्व की प्राकृतिक प्रयोगशाला ये पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है जो पृथ्वी की जलवायु और महासागर प्रणालियों को समझने में काफी मदद करता है। साथ ही इसे वैश्विक जलवायु परिवर्तन का प्राकृतिक संकेतक भी माना जाता है। प्राकृतिक संसाधन, तो यहाँ पृथ्वी के ताजे जल के भंडार का लगभग 75% मौजूद है। साथ ही यहाँ प्रचुर मात्रा में खाद्य योग्य शैवाल, 200 से अधिक मछली प्रजातियां तथा लौह व तांबे जैसे खनिज भी पाए जाते हैं। भू राजनीतिक महत्व, तो इस क्षेत्र में देशों के मध्य क्षेत्रीय दावों को लेकर विवाद है। साथ ही चीन का दोहरे उपयोग वाली अवसंरचनाओं के साथ बढ़ता प्रभाव भी वैश्विक रूप से चिंता का विषय है। अंटार्कटिका में भारत द्वारा शुरू की गई पहलें, तो अनुसंधान पहल। वर्तमान में भारत द्वारा अंटार्कटिका में 2 अनुसंधान स्टेशन का संचालन किया जा रहा है। इनके नाम मैत्री और भारती हैं। दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला वैज्ञानिक अनुसंधान स्टेशन था जो 1990 तक परिचालन में था। संस्थान, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत गोवा में स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र ध्रुवीय क्षेत्रों में मिशनों के संचालन के लिए नोडल एजेंसी है। कानूनी फ्रेमवर्क की बात करें तो भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम 2022 का उद्देश्य अंटार्कटिका के पर्यावरण और उससे संबद्ध पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए भारत द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करना है। वैश्विक प्रतिबद्धता, तो भारत 1983 से अंटार्कटिक संधि का परामर्शदात्री पत्रकार है। इस संधि पर 1959 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य अंटार्कटिका का शांतिपूर्ण उपयोग और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करना है। फिर नेक्स्ट है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट के अनुसार भारत में गैर संचारी रोगों का प्रकोप बढ़ रहा है। तो यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्युएशन द्वारा वर्ल्ड हेल्थ समिट बर्लिन में जारी की गई थी। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो गैर संचारी रोगों में बढ़ोतरी, 1990 से 2023 के बीच एनसीडीएस ने भारत में मृत्यु के प्रमुख कारणों के रूप में संक्रामक रोगों को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि कोविड-19 महामारी एक अपवाद है। बेहतर स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, टीकाकरण और स्वच्छता के कारण संक्रामक रोगों में गिरावट आई है। मानसिक स्वास्थ्य, तो 2013 से 2023 के बीच चिंता और अवसाद सहित मानसिक स्वास्थ्य विकारों में तीव्र वृद्धि देखी गई है। प्रमुख जोखिम कारक, तो वायु प्रदूषण भारत में समय से पहले होने वाली मृत्यु एवं दिव्यांगता के शीर्ष 3 कारणों में से एक बना हुआ है। गैर संचारी रोगों के विषय में देखते हैं। तो एनसीडीएस, जिन्हें चिरकालिक रोग भी कहा जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। उदाहरण के लिए हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह आदि। एनसीडीएस लंबी अवधि के होते हैं और आनुवंशिक, शारीरिक, पर्यावरणीय एवं व्यवहारिक कारकों के चलते होते हैं। वर्तमान में विश्व की कुल मृत्यु दर और रुग्णता में एनसीडीएस का लगभग 2/3 योगदान है। फिर देखते हैं भारत में गैर संचारी रोगों से निपटने के लिए शुरू की गई पहले, तो ईट राइट इंडिया अभियान। तो यह अभियान भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा चलाया गया है। इसका उद्देश्य लोगों में स्वस्थ भोजन की आदतों को बढ़ावा देना है। फिट इंडिया मूवमेंट, तो इसे 2019 में शुरू किया गया था। यह अभियान लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली अपनाने और फिटनेस को रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, तो इसे वर्ष 2007-8 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना और इसके उत्पादन व उपभोग को कम करना है। कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, यह कार्यक्रम 2010 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य गैर संचारी रोगों से प्रभावी रूप से निपटना और उनके प्रसार को रोकना है। नेक्स्ट है, अनुसंधान विकास एवं नवाचार योजना के लिए दिशा निर्देश और स्पेशल पर्पस फंड को मंजूरी दी गई। तो इसे अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान की कार्यकारी परिषद ने स्वीकृति प्रदान की है। इसका उद्देश्य योजना का सुगम कार्यान्वयन, निजी क्षेत्र की प्रभावी भागीदारी और दीर्घकालिक नवाचार सुनिश्चित करना है। ANRF की स्थापना अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम 2023 के तहत की गई है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने वाले एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। 2008 के अधिनियम द्वारा स्थापित विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड का विलय ANRF में कर दिया गया है।
अनुसंधान विकास और नवाचार यानी आरडीआई योजना के विषय में देखते हैं तो इसे 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत 1 लाख करोड़ रुपए के साथ आरडीआई निधि स्थापित की गई। नोडल विभाग है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। वित्त पोषण संरचना 2 स्तरीय है। स्पेशल पर्पस फंड तो इसे अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान के तहत प्रथम स्तर के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया जाएगा। द्वितीय स्तरीय निधि प्रबंधक तो इसमें वैकल्पिक निवेश कोष, विकास वित्त संस्थान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां या फोकस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, आईआईटी अनुसंधान पार्क आदि शामिल हैं। अवर्जन तो इसके तहत अनुदान और अल्पकालिक ऋण हेतु समर्थन नहीं दिया जाएगा। कवरेज तो इसके तहत प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर 4 और उससे ऊपर की रूपांतरणकारी आरडीआई परियोजनाओं के लिए अनुमानित परियोजना लागत का 50% तक वित्त पोषण किया जा सकता है। आरडीआई योजना के प्रमुख उद्देश्य देखते हैं तो अत्याधुनिक अनुसंधान और नवाचार में निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना, डीप टेक्नोलॉजीज जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहित सामरिक प्रौद्योगिकियां आदि को बढ़ावा देना, रणनीतिक या आर्थिक कारणों से आत्मनिर्भरता और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देना और लोकहित के लिए आवश्यक किसी भी अतिरिक्त क्षेत्र या प्रौद्योगिकियों के लिए सेक्टोरल सपोर्ट में रेसिलियंस सुनिश्चित करना। ठीक है, बात की हमने आरडीआई योजना के प्रमुख उद्देश्यों की। फिर नेक्स्ट है ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी एंड लैंड रेस्टोरेशन जारी की गई। तो इसे अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की विश्व संरक्षण कांग्रेस में जारी किया गया। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय और वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय द्वारा तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में देशों में भूमि, जल और अवसंरचना संबंधी योजनाओं में इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी को शामिल करने का आह्वान किया गया है। देखते हैं इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी के विषय में। तो ये आपस में जुड़े हुए पर्यावासों के मध्य बिना किसी बाधा के जीवों की आवाजाही और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाओं के प्रवाह को संदर्भित करती है। इन प्रक्रियाओं में सजीवों, ऊर्जा, पोषक तत्व, जल, तलछट, सूचना, ज्ञान, संस्कृति आदि का प्रवाह शामिल है। सफल मॉडल के उदाहरण तो उत्तरी यूरोप से बाल्कन और भूमध्य सागर तक 24 देशों में फैली यूरोपीय ग्रीन बेल्ट, कोस्टा रिका में जगुआर आदि प्रजातियों के लिए वन्यजीव गलियारों की प्रणाली आदि। प्रमुख खतरे तो पर्यावास में हस्तक्षेप, दुनिया की 60% से ज्यादा नदियों का मार्ग बदल दिया गया है या उन पर बांध बना दिए गए हैं। इससे मछलियों का प्रवास बाधित हो रहा है। उदाहरण के लिए मेकांग नदी। अवसंरचना का विकास तो रेलवे, सड़क जैसी रेखीय अवसंरचना प्रत्यक्ष रूप से वनों और वृक्षों की कटाई का कारण बनती है, साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से मानव बसावट को भी आकर्षित करती है तथा द्वितीयक सड़क विकास के चलते फिशबोन इफेक्ट उत्पन्न करती है। इससे भूमि का क्षरण एवं विखंडन होता है। अब बात करेंगे इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख सिफारिशों की। तो संधारणीय कृषि, इसमें पुनर्योजी कृषि, वर्टिकल एग्रीकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स, जल संचयन एवं मृदा नमी प्रबंधन आदि शामिल है। वन तो इसमें असिस्टेड नेचुरल रिजनरेशन आदि को बढ़ावा देना शामिल है, जिसके तहत एक्टिव प्लांटेशन के साथ साथ पैसिव रिस्टोरेशन भी किया जाता है। जल प्रबंधन तो इसके तहत जैव धारण क्षेत्र, नदी के बाढ़ के मैदान, प्राकृतिक अंतर्देशीय आर्द्र भूमि आदि के संरक्षण का सुझाव दिया गया है। इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ाना तो जैसे पारिस्थितिक गलियारों का संरक्षण, आक्रामक प्रजातियों का प्रबंधन आदि। शहरों और इमारतों को हरित बनाना तो इसके लिए शहरी वन, शहरी हरित गलियारे आदि के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में 2 प्रमुख योजनाओं की शुरुआत की। तो प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में 2 प्रमुख योजनाओं, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन की शुरुआत की। दोनों योजनाओं के विषय में देखते हैं। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, अवधि है इसकी 6 वर्ष 2025 से 2026 और 2030 से 31 तक। कवरेज दायरा तो 100 जिलों को लक्षित किया जाएगा। प्रत्येक राज्य से न्यूनतम 1 जिले का चयन किया जाएगा। वित्तीय परिव्यय 24,000 करोड़ रुपए। मुख्य क्षेत्र इस योजना की शुरुआत विशेष रूप से कम प्रदर्शन करने वाले जिलों में कृषि और संबंध क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए की गई। उद्देश्य कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना, फसल विविधीकरण और संधारणीय कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहन देना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना, किसानों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक कृषि ऋण तक आसानी से पहुंच उपलब्ध कराना। प्रेरणा स्रोत यह योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है। फिर है दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन, तो इसकी अवधि भी 6 वर्ष है। लक्ष्य दलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। वित्तीय परिव्यय है 11,440 करोड़ रुपए। फोकस फसलें तूर, अरहर, उड़द और मसूर। लक्ष्य क्षेत्र है दलहन उत्पादन के क्षेत्रफल को 310 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना, उत्पादन को 350 लाख टन तक ले जाना।
उत्पादकता उपज को 1130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाना। दृष्टिकोण मिशन के तहत क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाना। इसमें प्रत्येक क्लस्टर की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हस्तक्षेप किए जाएंगे। सुनिश्चित खरीद तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड अगले 4 वर्षों में भागीदार राज्यों के किसानों से 100% उपज की खरीद करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज़ है थीटू द्वीप। तो फिलीपींस के नियंत्रण वाले थीटू द्वीप के पास चीन के जहाज और फिलीपींस के जहाज आपस में टकरा गए। इसके विषय में देखते हैं। तो थीटू द्वीप दक्षिण चीन सागर के स्प्रेटली द्वीप समूह में फिलीपींस के नियंत्रण वाला सबसे बड़ा द्वीप है। फिलीपींस और चीन के बाद थीटू द्वीप को लेकर क्षेत्रीय विवाद रहा। फिर नेक्स्ट 6G पर नई दिल्ली घोषणा पत्र। तो अग्रणी 6G गठबंधनों और अनुसंधान संस्थानों ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के साथ आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारत 6G संगोष्ठी 2025 के दौरान नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो घोषणा पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि 6G को ग्लोबल पब्लिक गुड के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। यह 6G के लिए एक साझा दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है जो ओपननेस, समावेशिता और संधारणीयता को प्राथमिकता देता है। 6G के विषय में देखते हैं। 6G यानी छठी पीढ़ी की वायरलेस तकनीक 5G सेलुलर तकनीक का अगला चरण है। 5G की तुलना में 6G के लाभों में उच्च डेटा प्रेषण गति, कम विलंबता, संचार एवं संवेदन क्षमताओं का एकीकरण आदि शामिल है। फिर नेक्स्ट डूरन रेखा। तो विवादित डूरन रेखा पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर संघर्ष शुरू हो गया। डूरन रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है। यह रेखा 1893 में ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव सर हेनरी मोर्टिमर डूरन और अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच एक समझौते द्वारा स्थापित की गई थी। फिर नेक्स्ट केंटन आर मिलर पुरस्कार। तो काजीरंगा के निदेशक को राष्ट्रीय उद्यान में नवाचार के लिए IUCN के केंटन आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय थे। केंटन आर मिलर पुरस्कार के विषय में देखते हैं। तो इसका गठन विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग ने किया। WCP अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के 6 तकनीकी आयोगों में से एक है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय उद्यानों में नवाचार और संरक्षित क्षेत्र संधारणीयता के लिए 2006 में शुरू किया गया था। यह उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण में नवाचार किया हो एवं नेतृत्वकारी भूमिका निभाई हो। यह पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्षों में एक बार IUCN WCPA द्वारा प्रदान किया जाता है। फिर नेक्स्ट है ओस्ट्राहिंद 2025। तो भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ओस्ट्राहिंद 2025 का चौथा संस्करण ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ। यह एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है जिसका उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ाना, इंटरऑपरेबिलिटी क्षमता में सुधार करना आदि है। फिर नेक्स्ट है IUCN विश्व विरासत आउटलुक। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने IUCN विश्व धरोहर आउटलुक 4 रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट प्राकृतिक और मिश्रित विरासत स्थलों की संरक्षण स्थिति का आकलन करती है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो सकारात्मक संरक्षण आउटलुक वाले स्थलों का प्रतिशत पहली बार काफी कम हो गया। भारत से संबंधित निष्कर्ष। तो कंजर्वेशन आउटलुक रेटिंग में केवल कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को गुड रेटिंग प्राप्त हुई। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 2020 से 2025 तक इसके संरक्षण आउटलुक दर्जे में गिरावट देखी गई। पहले इसे गुड विद सम कंसर्न रेटिंग दी गई थी, लेकिन अब इसे सिग्निफिकेंट कंसर्न रैंकिंग दी गई है। मानस राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिमी घाट भी सिग्निफिकेंट कंसर्न श्रेणी में है। फिर नेक्स्ट है भारतीय भेड़िया यानी कैनिस ल्यूप्स पलिप्स। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने पहली बार भारतीय भेड़िए यानी इंडियन वोल्फ का मूल्यांकन कैनिस वंश के भीतर एक संभावित अलग प्रजाति के रूप में किया। इस वंश की वर्तमान में IUCN द्वारा मान्यता प्राप्त 7 प्रजातियां हैं। भारतीय भेड़िए को शामिल करने के बाद यह 8वीं मान्यता प्राप्त प्रजाति बन जाएगी। भारतीय भेड़िए के विषय में देखते हैं। पर्यावास या कांटेदार व सामान्य झाड़ियों वाले जंगलों तथा शुष्क और अर्धशुष्क घास भूमियों में पाया जाता है। कुछ पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। यह भारत के अर्धशुष्क कटिबंध में कृषि पशुपालन क्षेत्रों में पाए जाने वाले सामान्य बड़े मांसाहारी जानवरों में से एक है। खतरे, पर्यावास क्षति, मनुष्यों के साथ संघर्ष और बीमारियां, संरक्षण स्थिति है वल्नरेबल। फिर आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन। तो महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ। ये समुद्र तट हैं श्रीवर्धन, नागांव, परनाग, गुहागर और लाडघर। इसके विषय में देखते हैं। इसकी शुरुआत 1985 में फ्रांस में हुई थी।
प्रदान करने वाली संस्था। यह प्रमाणन डेनमार्क स्थित एक गैर सरकारी संगठन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। मानदंड: ये प्रमाणन उन समुद्र तटों को दिया जाता है जो स्वच्छता, सुंदरता और पर्यावरणीय संधारणीयता से संबंधित 33 मानदंडों को पूरा करते हैं। महत्व: यह एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल है। इसे समुद्र तटों, मरीनों और संधारणीय नौका विहार पर्यटन संचालकों को प्रदान किया जाता है। प्रमाणन कार्यक्रम: सुगम्यता, शिक्षा, पर्यावरण प्रदर्शन, जिम्मेदार व्यवहार, सुरक्षा, सेवाएं, हितधारक सहभागिता और जल गुणवत्ता के क्षेत्रों में कठोर आवश्यकताओं पर आधारित है। फिर नेक्स्ट है चोरी हो चुकी सांस्कृतिक वस्तुओं का आभासी संग्रहालय। तो यूनेस्को ने चोरी हो चुकी सांस्कृतिक वस्तुओं का विश्व का पहला आभासी संग्रहालय लॉन्च किया। इसे MONDIACULT 2025 के दौरान लॉन्च किया गया। MONDIACULT सांस्कृतिक नीतियों पर विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन है। चोरी हो चुकी सांस्कृतिक वस्तुओं के आभासी संग्रहालय के विषय में देखते हैं। यह एक वैश्विक डिजिटल मंच है जो सांस्कृतिक विरासत की अवैध तस्करी को उजागर करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। यह 46 देशों से चोरी हो चुकी लगभग 240 वस्तुएं प्रदर्शित करेगा, जिनमें मूर्तियां, प्रतिमाएं, जीवाश्म और चित्रकारियां शामिल हैं। इसमें शामिल उल्लेखनीय भारतीय कलाकृतियां: महादेव मंदिर, पाली छत्तीसगढ़ से 9वीं शताब्दी की 2 बलुआ पत्थर की मूर्तियां, नटराज भगवान शिव का तांडव नृत्य वाली प्रतिमा और ब्रह्मा तो ललितासन में विराजमान ज्ञान और सृजन का प्रतिनिधित्व करती प्रतिमा। फिर अंत में बात करेंगे सुर्खियों में रहे स्थल की, जो है मिस्र। राजधानी काहिरा। तो भारत ने गाजा शिखर सम्मेलन के लिए अपने केंद्रीय मंत्री को मिस्र भेजा। भौगोलिक अवस्थिति: तो यह उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। इसके सिनाई प्रायद्वीप की भूमि पश्चिम एशिया तक फैली है। सीमावर्ती देश है। इसके पश्चिम में है लीबिया, दक्षिण में सूडान, पूर्व में इजराइल व गाजा पट्टी स्थित है। सीमावर्ती जल निकाय: इसके उत्तर में भूमध्य सागर तथा पूर्व में लाल सागर और अकाबा की खाड़ी स्थित है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो प्रमुख नदी है नील नदी, 1500 किलोमीटर। नील डेल्टा: तो यह मिस्र की सबसे प्रमुख भौगोलिक विशेषताओं में से एक है। काहिरा के उत्तरी भाग से लेकर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। प्रमुख मरुस्थल: पश्चिमी रेगिस्तान और पूर्वी रेगिस्तान। सबसे ऊंची चोटी है माउंट कैथरीन, 2642 मीटर। ये बात की हमने मिस्र की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी, हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।